Hello everyone, I am Nikita Gupta and today we are going to start our Pharmaceutical Engineering Unit 4 Chapter Centrifugation। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से हम क्या समझते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट किया जा रहा होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को स्टडी करेंगे और डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे, यानी वो इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन पे बेस्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है। हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे यहाँ पे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज द use of centrifugal force generated in a spinning rotor to separate the particles leaving components such as cells, virus, subcellular organelles, macromolecules such as proteins, nucleic acid and macromolecule complexes such as ribonucleoprotein and lipoprotein। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली एक सेपरेटिंग टेक्निक है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया जाता है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे जनरेट होता है? जब जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्पाइनिंग रोटर से जो पार्टिकल्स हैं वो रोटेट करते हैं, या आपके जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं लाइक सेल्स हो गई, वायरस हो गए, सब सेलुलर ऑर्गेनल्स हो गए, मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए और मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस हो गए। तो मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस में क्या आएंगे? राइबोन्यूक्लिक एसिड और लिपोप्रोटीन्स। तो इन सब के अंदर जब स्पाइनिंग रोटर के थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है तो उससे जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। देन द थ्री मेन मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन आर डिफरेंशियल पैलेटिंग, रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड आइसोसाइनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर बेसिकली तीन मेन मेथड्स होते हैं सेपरेशन के। फर्स्ट होता है डिफरेंशियल पैलेटिंग, सेकंड होता है रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड थर्ड होता है आइसोसाइनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। सो सेंट्रीफ्यूगेशन के इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा? हमने दो पॉइंट्स यहाँ पे देखे। फर्स्ट कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर स्पाइनिंग रोटर का यूज़ करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया जाता है और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो लिविंग पार्टिकल्स होते हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स हैं सेल्स, वायरस, सब सेलुलर ऑर्गेनल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस सच एज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड लिपोप्रोटीन्स, इन सबको सेपरेट किया जाता है। देन सेकेंड पॉइंट हमने इसके अंदर बोला कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसके मेन तीन मेथड्स हैं सेपरेशन के। फर्स्ट है डिफरेंशियल पैलेटिंग, सेकंड है रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन और थर्ड है आइसोसाइनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इन मेथड्स का यूज़ करके बेसिकली क्या किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है और डिफरेंट इक्विपमेंट्स जिनके थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कैरी आउट की जाती है उनको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग्स। तो हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड को स्टडी करेंगे। तो ये हुआ सेंट्रीफ्यूगेशन का इंट्रोडक्शन। देन नेक्स्ट आता है सेंट्रीफ्यूगेशन का ऑब्जेक्टिव। So centrifugation is a technique of separating substances which involve the application of centrifugal force। जो centrifugation है वो क्या है? substances के separation की टेक्निक है जिसके अंदर centrifugal force अप्लाई किया जाता है और इस centrifugal force की हेल्प से जो पार्टिकल्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होती हैं और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है। The particles are separated from a solution according to their size, shape, density, viscosity of the medium and rotor speed। तो जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो 5 बेसिस पे सेपरेट होंगे। पहला उनके साइज़ के बेसिस पे, सेकंड उनकी शेप के बेसिस पे, थर्ड उनकी डेंसिटी के बेसिस पे, फोर्थ मीडियम की विस्कोसिटी के बेसिस पे एंड फिफ्थ रोटर की स्पीड के बेसिस पे।
तो इन 5 बेसिस पे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। देन है कि सेपरेशन इज अचीव बाय स्पाइनिंग द वेसल कंटेनिंग द मटेरियल एट हाई स्पीड। जो सेपरेशन होता है वो कैसे अचीव होता है कि जो वेसल होता है जिसके अंदर हमारा सॉल्यूशन फिल होता है वो बहुत ही फास्टली स्पाइन करता है, मीन्स कि वो घूमता है और वो बहुत ही हाई स्पीड पे घूमता है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, मटेरियल जो होता है वो सेपरेट होता है। तो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुशेज हैवियर मटेरियल टू द आउटसाइड ऑफ द वेसल। जब ये स्पाइन करता है तो इसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये हैवियर मटेरियल्स को वेसल्स के बाहर के साइड पे फेंकता है, पुश करता है। द सेंट्रीफ्यूग, सेंट्रीफ्यूग मीन्स कि वो डिवाइस जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है। तो द सेंट्रीफ्यूग इज एन लेबोरेटरी डिवाइस यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ इमिसिबल फ्लूइड्स, गैस और लिक्विड। तो सेंट्रीफ्यूग क्या है, सेंट्रीफ्यूग एक लेबोरेटरी डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है इमिसिबल लिक्विड्स, गैसेस और लिक्विड्स के सेपरेशन के लिए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के ऑब्जेक्टिव में हमने क्या देखा कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली एक सेपरेटिंग टेक्निक है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके पार्टिकल्स को और लिविंग सब्सटेंसेस को, मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स का सेपरेशन किया जाता है वो 5 बेसिस पे होता है। फर्स्ट उनकी साइज, सेकंड शेप, थर्ड डेंसिटी, फोर्थ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड फिफ्थ रोटर की स्पीड। देन इसके अंदर जो सेपरेशन अचीव होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली एक वेसल होती है, वेसल के अंदर मटेरियल फिल होता है और उसे हाई स्पीड पे स्पाइन किया जाता है। इसकी स्पाइनिंग की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, मटेरियल्स को वेसल्स की तरफ पुश करता है। देन एक सेंट्रीफ्यूग होता है। सेंट्रीफ्यूग क्या है, वो डिवाइस है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है। तो सेंट्रीफ्यूग जो है एक लेबोरेटरी डिवाइस होता है जिसका यूज़ करके इमिसिबल फ्लूइड्स, गैसेस और लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है। तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हमने क्या ऑब्जेक्टिव देखा सेंट्रीफ्यूगेशन का, कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का एक बेसिक टेक्निक है। देन नेक्स्ट आता है इस सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल। तो किस तरीके के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, तो अगर हम समझें कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, यहाँ पे हम इस बात को समझेंगे। सो द सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज टू सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स बेस्ड अपॉन देयर सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज़। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ये सभी तरह के पार्टिकल्स को सेपरेट कर देता है और ये जो सेपरेशन है ये इसकी सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। द सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग साइज, डेंसिटी एंड शेप। अब जो हमने कहा कि सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज़ पे तो डिपेंड करता है सेंट्रीफ्यूगेशन, लेकिन सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं, तो सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज़ जो होती है किसी भी पार्टिकल्स की वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि साइज़ हो गया, शेप हो गया, डेंसिटी हो गया पार्टिकल्स की, इन सब पे डिपेंड करती है। हाउएवर बोथ डेंसिटी एंड शेप वेरी सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। तो हाउएवर क्या होगा, जो किसी भी पार्टिकल की डेंसिटी है और शेप है वो वेरी करती है, वो डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स कैसा है उस पर डिपेंड करती है, और ये सॉल्यूशन के कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करती है जिसके अंदर जो पार्टिकल सस्पेंड है। तो जिस भी सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल सस्पेंड है उसके अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी और शेप जो है वो वेरी कर सकती है, और साइज़ तो उसका फिक्स होगा ही सही, और साइज़ पे भी डिपेंड करता है सेडिमेंटेशन। तो हमने क्या देखा प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल के अंदर हमने ये कहा कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो पार्टिकल की सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, और सेडिमेंटेशन किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि साइज, शेप एंड डेंसिटी। फिर हमने कहा कि साइज़ तो फिक्स रहता है किसी पार्टिकल का, लेकिन जो डेंसिटी और शेप है वो सोल्यूशन के कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है जिसके अंदर वो सस्पेंडेड है। तो यहाँ हमने 3 डिपेंडेंसी देखी, सेंट्रीफ्यूगेशन की सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज़ पे,
और सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज़ की साइज, शेप और डेंसिटी पे, और साइज, शेप और डेंसिटी के अंदर इन तीनों में से जो डेंसिटी और शेप है वो सॉल्यूशन के कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करती है। तो 3 तरह की डिपेंडेंसी हमने यहाँ देखी। फिर हमने यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल को बताया, जिसके अंदर हमने कहा कि एक ऑर्बिट होता है, एक सर्कल होता है, जिसके अंदर कोई भी जो पार्टिकल्स होता है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा होता है और उसके एक पर्टिकुलर एक्सिस में वो रोटेट कर रहा होता है। तो इसके रोटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है उसको बोलते हैं सेंटीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंटीपिटल फोर्स जो इसको अंदर की तरफ खींचता है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको बाहर की तरफ भेजता है। तो इसकी वजह से पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर एक्सिस में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है। तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स जो है वो लग रहा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर अगर आप एक सिलेंडर देखें, सिलेंडर के अंदर अगर कोई स्पाइनिंग मोशन हो रहा है तो पार्टिकल्स जो हैं वो उसकी वॉल पे मूव कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आप ये सोचेंगे कि क्यों पार्टिकल्स नीचे नहीं गिर जाते हैं। तो नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं? नीचे गिरने का रीज़न होता सेडिमेंटेशन। अगर कोई पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? सेडिमेंटेशन हो रहा है, उनके अंदर ग्रेविटी लग रही है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वहाँ पे जो सेडिमेंटेशन है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लग रहा है। वो जो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है उस ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए वो पार्टिकल्स नीचे नहीं जा करके वॉल पे घूम रहे होते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट इसी के प्रिंसिपल के अंदर है कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूज कैन बी इजीली कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए किसी भी सेंट्रीफ्यूज के अंदर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो जनरेट हो रहा है उसको समझने के लिए एक इक्वेशन दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग RCF इज इक्वल्स टू 11.18 मल्टीप्लाई विथ R मल्टीप्लाई विथ RPM डिवाइडेड बाई 1000 का होल स्क्वायर। तो यहाँ RCF का मतलब क्या है? RCF का मीन्स है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू 11.18। R का मतलब क्या है? R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन इन सेंटीमीटर, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स increases as the particles move down the centrifugal tube. As a general rule, the greater the centrifugal force, the shorter the separation time. तो यहाँ पे R का मीन्स है डिस्टेंस, किसके बीच की? जो रोटेशन हो रहा है उसमें सेंटर और वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है उसे रिप्रेजेंट किया गया है R में, और R जो है यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर है, जो किसको बताती है कि एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होगा पार्टिकल्स जो हैं वो सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब के अंदर मूव डाउन होने लग जाएंगे, वो मूव होने लग जाएंगे, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे वो नीचे की तरफ फिर से घूमने लग जाएंगे। तो इस तरीके से जो होते हैं पार्टिकल्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से स्पाइन करते हैं। तो जनरल रूल यहाँ पे ये होता है कि जितना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उतना ही कम सेपरेशन टाइम होगा। तो सेपरेशन टाइम को यहाँ पे बताया गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कि जितना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उतना कम सेपरेशन टाइम होता है। तो हमने क्या देखा प्रिंसिपल के अंदर? हमने पहले तो डिपेंडेंसी को बताया, जहाँ हमने कहा कि सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। सेडिमेंटेशन पार्टिकल्स के साइज, शेप, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और साइज, शेप, डेंसिटी जो है वो सॉल्यूशन के अंदर कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है। देन हमने यहाँ एक डायग्राम से सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स को वो समझाया है कि कैसे ऑर्बिट के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की वजह से पार्टिकल्स रोटेट करते हैं। फिर हमने एक जनरल फॉर्मूला बताया जिससे कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने कहा कि RCF इज इक्वल्स टू 11.18 मल्टीप्लाई विथ R मल्टीप्लाई विथ RPM डिवाइडेड बाई 1000 का होल स्क्वायर, जहाँ पे RCF का मतलब है रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स इक्वल्स टू 11.18 एक कांस्टेंट है। R का मतलब है सेंटर और ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस, RPM का मतलब है रोटेशन पर मिनट डिवाइडेड बाई 1000 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पार्टिकल्स ट्यूब में नीचे की तरफ रोटेट करेंगे, और दूसरी पॉइंट बताया गया है कि जितना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उतना कम सेपरेशन टाइम होगा।
देन नेक्स्ट आते हैं इस प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस। तो इस प्रिंसिपल को यूज़ करके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल को यूज़ करके कहाँ कहाँ सेपरेशन किया जाता है उसको हम समझेंगे। सो हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिक्वायर्ड इफ द पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन आर वेरी स्मॉल। अगर सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज बहुत कम है तो आपको बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा उनको रोटेट करवाने के लिए एंड सेपरेशन करवाने के लिए। टू सेपरेट सच small particles from the suspension, the centrifuge is designed to be small in size that can operate at very high speed of rotation। तो इसके अंदर जो सस्पेंशन है जिसके अंदर पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, उनको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज को यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन डिवाइस को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो भी हाई स्पीड पे रोटेट कर सकें। And if the large amount of material is to be separate and low centrifugation या centrifugal effect is sufficient to separate the suspension, then the diameter of the centrifuge is increased and speed is kept low। तो अगर जो मटेरियल है उसका अमाउंट ज़्यादा है जिसको हमें सेपरेट करना है, यानी कि सेपरेटिंग मटेरियल का अमाउंट अगर ज़्यादा है और कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सस्पेंशन से पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, तब सेंट्रीफ्यूज का डायामीटर जो है वो इंक्रीज़ करना होगा और स्पीड को लो करना होगा। तो हमने यहाँ दो कंडीशंस देखी हैं। पहली कंडीशंस ये है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है, अगर पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज सस्पेंशन के अंदर ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और सेंट्रीफ्यूज की डिज़ाइनिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स भी जब उन पे हाई स्पीड ऑफ रोटेशन अप्लाई किया जाए तो वो इजीली सेपरेट हो जाएं। देन दूसरी कंडीशन हमने देखी कि अगर मटेरियल का अमाउंट ज़्यादा है जिसे हमें सेपरेट करना है और जो सस्पेंशन है उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल इफ़ेक्ट जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं है, वो कंपैरेटिवली कम है, तो फिर हम सेंट्रीफ्यूज का जो डायामीटर है उसे इंक्रीज़ कर देंगे और स्पीड को लो कर देंगे। तो दो कंडीशंस हमने देखी हैं। फर्स्ट, जब पार्टिकल साइज कम हो, सेकंड जब अमाउंट ज़्यादा हो मटेरियल का। तो इन दो कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम सेंट्रीफ्यूज की डिज़ाइनिंग करते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की एप्लीकेशंस। तो हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रिंसिपल देखा है उसको ध्यान में रखते हुए कैसे डिज़ाइन की जाती है सेंट्रीफ्यूज को और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इसकी एप्लीकेशंस के अंदर 5 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट है बल्क ड्रग प्रोडक्शन, सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, थर्ड है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ डिस्पर्स सिस्टम, फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉलॉइड्स एंड फिफ्थ है अदर एप्लीकेशंस। तो इन 5 एप्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ आती है। तो फर्स्ट है बल्क ड्रग प्रोडक्शन। तो इसमें है कि इन द सिंथेटिक केमिकल रिएक्शंस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज क्रिस्टल। जो सिंथेटिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा फॉर्म होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है। द क्रिस्टलाइज्ड ड्रग आर सेपरेटेड फ्रॉम द मदर लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्रिस्टलाइज्ड जो ड्रग्स होती हैं ये मदर लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो इस मदर लिक्विड से इन क्रिस्टल्स को सेपरेट करने के लिए वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ट्रेसेस ऑफ मदर लिक्विड आर सेपरेटेड फ्रॉम एस्पिरिन एंड क्रिस्टल्स बाय द यूज़ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो एस्पिरिन के क्रिस्टल्स थे वो मदर लिक्विड के अंदर प्रेजेंट थे, तो उनको सेपरेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करके। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट देखा बल्क ड्रग की प्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने कहा कि जो सिंथेटिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं और ये क्रिस्टल्स जो हैं वो मदर लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं। तो इस मदर लिक्विड से इन क्रिस्टल्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो एस्पिरिन के क्रिस्टल्स होते हैं वो मदर लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
इनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके सेपरेट किया जाता है। देन सेकेंड आता है प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? सो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर आइदर प्रोटीनियस और मैक्रोमोलिक्यूल्स विच में रिमेन एज कोलॉइड डिस्पर्जन इन वाटर। मीन्स कि जब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो उनमें से मोस्ट ऑफ द जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं वो या तो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं या फिर वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो उनकी इस साइज़ की वजह से वो वाटर के अंदर एज इन कोलॉइडल डिस्पर्जन डिस्पर्स रहते हैं। So a normal filtration method is not suitable to separate these colloidal particles and thus those cases centrifugal method are used। तो क्योंकि वो एज एन कोलॉइडल पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं, तो वहाँ पर फिल्ट्रेशन मेथड जो है उसके थ्रू इन कोलॉइड पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता सुटेबली। तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मेथड को यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल नंबर 1 है इंसुलिन प्यूरिफिकेशन फ्रॉम अदर प्रेसिपिटेट्स ऑफ प्रोटीन मटेरियल बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड एग्जाम्पल 2 है ब्लड सेल्स सेपरेशन फ्रॉम प्लाज्मा बाय सेंट्रीफ्यूगल मेथड। सो एग्जाम्पल नंबर 1 है कि जो इंसुलिन का प्यूरिफिकेशन किया जाता है अदर प्रोटीनियस मटेरियल से, जो प्रेसिपिटेट्स हैं उनसे, वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से किया जाता है। और सेकंड जो प्लाज्मा है उससे ब्लड सेल्स का जो सेपरेशन किया जाता है वो भी सेंट्रीफ्यूगल मेथड से किया जाता है। तो सेकंड जो हमने देखा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन, उसके अंदर हमने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोटीनियस होते हैं या माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के अंदर कोलॉइडल फॉर्म में सस्पेंड रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं, और नॉर्मल फिल्ट्रेशन मेथड से उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे सेपरेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल मेथड का यूज़ किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट है प्रोटीनियस मटेरियल से इंसुलिन का प्यूरिफिकेशन करना, और सेकंड है प्लाज्मा से ब्लड सेल्स का सेपरेशन करना। तो यहाँ पे दो एप्लीकेशंस हुई हैं। थर्ड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। मीन्स कि जो डिस्पर्स और डिस्पर्जन सिस्टम होता है तो उसमें डिस्पर्स सिस्टम की डिस्पर्जन सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी की टेस्टिंग कैसे की जाती है, तो उसके लिए भी सेंट्रीफ्यूगल मेथड का यूज़ किया जाता है। सो द सस्पेंशन एंड इमल्शन हैव प्रॉब्लम्स ऑफ सेडिमेंटेशन एंड क्रीमिंग रिस्पेक्टिवली ओवर अ स्टोरेज पीरियड। जो सस्पेंशंस होते हैं, इमल्शंस होते हैं, जब उन्हें बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया जाता है तो उनके साथ सेडिमेंटेशन की और क्रीमिंग की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ इमल्शन। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये सस्पेंशन और इमल्शन के बनते ही नहीं दिखती हैं, एक लॉन्ग टाइम पर जब इन्हें रखते हैं तब पता चलता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब इनकी स्टेबिलिटी की टेस्टिंग हो रही होती है तब पता चलता है। तो थर्ड हमने देखा कि डिस्पर्स सिस्टम जो है जिसमें क्या होता है, दो फेजेस होती हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज होती है और एक डिस्पर्जन फेज होती है। तो डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन फेज के अंदर होती हैं। बाय द टाइम जब हम उन्हें काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखते हैं तो जो डिस्पर्स फेज होती है वो डिस्पर्जन फेज के नीचे सेडिमेंट हो जाती है या उसकी क्रीमिंग हो जाती है। तो इसकी स्टेबिलिटी की टेस्टिंग के लिए कि कितने टाइम पीरियड में वो सेडिमेंट हो जाएंगी या क्रीमिंग वो फॉर्म कर लेंगी, इसके लिए क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। फोर्थ एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉलॉइड्स। मीन्स कि कॉलॉइड्स के मॉलिक्यूलर वेट को भी डिटरमाइन करता है सेंट्रीफ्यूगेशन। कैसे? पॉलीमर्स, प्रोटीन्स एंड सच मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ्टन एग्जिस्ट इन कोलॉइडल डिस्पर्जन। तो कोलॉइडल डिस्पर्जन के अंदर आपने यूजुअली पॉलीमर्स, प्रोटीन्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स को देखा होगा। मीन्स कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलॉइडल फॉर्म में डिस्पर्स होते हैं। तो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दीज सब्सटेंसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इन सब्सटेंसेस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से डिटरमाइन किया जाता है। द लार्जर मॉलिक्यूल्स गेट अरेंज एट पेरिफेरी एंड द लाइटर मॉलिक्यूल्स नियर द सेंटर। जब सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई किया जाता है
और जब स्पाइनिंग मोशन होता है तो वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो तो पेरिफेरी में अरेंज हो जाते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो सेंटर में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉलॉइडल्स के अंदर मॉलिक्यूलर वेट के बिहाफ पे भी पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कॉलॉइडल डिस्पर्जन के अंदर पॉलीमर्स, प्रोटीन्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स सस्पेंडेड रहते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इनका वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो लार्जर मॉलिक्यूल्स तो पेरिफेरी में चले जाते हैं और लाइटर मॉलिक्यूल्स सेंटर में चले जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है अदर एप्लीकेशंस। तो अदर एप्लीकेशंस के अंदर फर्दर 4 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट है कि सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ यूज टू सेपरेट स्किन मिल्क फ्रॉम होल मिल्क एंड टू सेपरेट टू इमिसिबल सब्सटेंसेस। मीन्स कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है होल मिल्क से स्किम मिल्क के सेपरेशन के लिए, और जो 2 इमिसिबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। मीन्स कि वो सब्सटेंस जो एक दूसरे में घुल जाते हैं, जैसे कि दूध में पानी, तो पानी उसमें घुल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको दूध को अलग करना है और पानी को अलग करना है, दूध की क्रीम को अलग करना है, तो उसको अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज़ किया जाता है। देन सेकंड है सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर फ्लो यूजिंग साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ करके एयर फ्लो से पार्टिकल्स को सेपरेट करना। जैसे कि आपने साइक्लोन देखा होगा, साइक्लोन के अंदर बड़ा सा साइक्लोन होता है जिसके अंदर एयर घूम रही होती है और उसके अंदर बीच में जो भी बड़े बड़े ट्रक और ये पार्टिकल्स जो रहते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जब साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ करके एयर के फ्लो से पार्टिकल्स को क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि वो क्या करेगा, एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर की तरफ फेंकेगा। देन थर्ड है कि सेपरेशन ऑफ यूरिन कंपोनेंट्स एंड ब्लड कंपोनेंट्स इन फॉरेंसिक एंड रिसर्च लैबोरेटरीज। जो फॉरेंसिक लैबोरेटरीज होती हैं, रिसर्च लैबोरेटरीज होती हैं, उनके अंदर यूरिन कंपोनेंट्स को और ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। देन फोर्थ एंड लास्ट है इसके अंदर एड इन सेपरेशन ऑफ प्रोटीन यूजिंग प्यूरिफिकेशन टेक्निक सच एज सॉल्टिंग आउट, फॉर एन एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन। सो सेपरेशन जो टेक्निक है, मीन्स कि डिफरेंट प्रोटीन्स का सेपरेशन जो किया जाता है वो प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स को यूज़ करके किया जाता है, और इन प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स के अंदर आता है साल्टिंग आउट, फॉर एन एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन। तो अदर टेक्निक्स के अंदर हमने 4 टेक्निक्स देखी। फर्स्ट है होल मिल्क से स्कीम मिल्क को सेपरेट करना, सेकंड 2 मिसिबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करना, थर्ड साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ करके एयर फ्लो से पार्टिकल्स को सेपरेट करना, फोर्थ फोरेंसिक एंड रिसर्च लेबोरेटरीज के अंदर यूरिन कंपोनेंट्स एंड ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, एंड लास्ट प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स सच एज सॉल्टिंग आउट को यूज़ करके प्रोटीन्स को सेपरेट करना। इसके अंदर एग्जाम्पल था अमोनियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट की है एप्लीकेशंस, और इन एप्लीकेशंस में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखी बल्क ड्रग का प्रोडक्शन, जिसके अंदर मदर लिक्विड से जो हमारे क्रिस्टल्स हैं उनको सेपरेट किया जा रहा था। देन सेकंड था प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज़ करके जो मटेरियल है, प्रोटीन का मटेरियल है या फिर प्लाज्मा है, उससे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया जा रहा था, क्योंकि वो एज एन कोलॉइडल पार्टिकल्स उनमें सेपरेट सस्पेंडेड थे, और फिर वहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन अप्लाई किया और उनको सेपरेट कर लिया। देन थर्ड हमने देखा डिस्पर्स सिस्टम की स्टेबिलिटी की टेस्टिंग, जिसके अंदर हमने कहा कि बहुत लंबे टाइम तक जब सस्पेंशन इमल्शन को रखते हैं तो वो सेडिमेंट हो जाते हैं, और इस सेडिमेंटेशन पावर को हम जो है बिना रखे नहीं टेस्ट कर सकते थे। तो इसके लिए जब हमें इमीडिएटली टेस्टिंग करनी थी तो वहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज़ किया। देन फोर्थ हमने कहा कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन, जिसमें हमने बोला कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जब सेडिमेंटेशन फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो वॉल पे जाके पेरीफेरी पे जाके अटैच हो जाते हैं, और जो लाइटर होते हैं वो सेंटर में होते हैं,
और यहाँ पे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई करके इनको सेपरेट किया जाता है और देन डिटरमाइन किया जाता है। देन लास्ट हमने देखी अदर एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमने 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस देखी। मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना, एयर से पार्टिकल्स को सेपरेट करना, यूरिन और ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, और लास्ट में प्रोटीन को सेपरेट करना। तो यहाँ पे हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है सेंट्रीफ्यूगेशन का, जिसके अंदर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन का इंट्रोडक्शन, देन ऑब्जेक्टिव, देन बेसिक प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के अंदर हमने RCF फॉर्मूला यानी कि रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर्मूला स्टडी किया। देन हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशंस देखी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे और सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के अंदर यूज़ होने वाले डिफरेंट इक्विपमेंट्स की स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।